जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आइए आज हम लोग CDS 2022 का फर्स्ट पेपर ले रहे हैं और उसमें स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस हम लोग समझें उसमें और कैसे पूछा जा रहा है, क्या उसका सलूशन हो रहा है, उसको भी देखा जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके भी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के यानी वोकैब वाले सेगमेंट्स को भी स्टार्ट किया जाएगा ताकि उस पर भी आपको देखें। बट एक ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस है और या पैटर्न है उसका, जो NDA का रिटन एग्जामिनेशन का पेपर आता है, सेम पैटर्न पे आता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम थ्योरी होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। हाँ, फ़र्क इतना होता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन CDS में ज़्यादा होता है और NDA के रिटन एग्जाम के लिए जो पेपर बनता है उसमें कम होता है। यानी 50 क्वेश्चन आपका NDA में, 120 क्वेश्चन आपका CDS में होता है और समय बहुत करीब है। हम लोगों को एनालिसिस करना है क्वेश्चन का और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने शुरू में बता दिया है, जो प्रीवियस वीडियोज़ में आप देखेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ भी मिल रहा होगा, क्योंकि जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं एक ट्रेंड के रूप में, उसका विश्लेषण होता है, उन चीज़ों की बातें बताई जाती हैं, तो और भी बेहतर हम समझने का मौका मिलता है, फिर उसी के अनुसार आदमी काम करता है। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन पेपर को रख रहे हैं और उस क्वेश्चन पेपर में आपका जो कॉमन एरर का क्वेश्चन है उसी को ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है जिसमें लिखा है दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद लिख रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड, ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। अब ये 3 सेक्शन बना हुआ है एक क्वेश्चन का। A सेक्शन ये आपका B सेक्शन है और ये आपका C सेक्शन है। इसमें लास्ट नो एरर का ऑप्शन दे रखा गया है। आप इस सेंटेंसेस को देखेंगे तो एक सेंटेंस है, उसके 3 सेक्शन यानी 3 टुकड़ा किया गया है। हर सेक्शन को आपको देखना है और उसके बाद फाइनली आंसर बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार किस सेक्शन में गलती है उसको आपको बताना है। जिस सेक्शन में गलती एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी सेक्शन का नाम आपको आंसर के रूप में देना है। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C है। लास्ट में नो एरर है। अगर सेंटेंस में लगता है कोई भी गलती नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार बिल्कुल सही है, तो फिर ठीक है, आपका नो एरर का आंसर होगा। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए और बताइए कहाँ पे गलती है। क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से देखिएगा। पहले सॉल्यूशन जब भी बनाया जाता है तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लिया जाता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, एक और बात बता दें आप लोगों को, जहाँ पे एरर होता है वहाँ पे वो चीज़ें खटकना शुरू करता है, तो अब उसी जगह पे हमको फोकस करना होता है, क्योंकि उसका इन्फ्रेंस क्लियर नहीं होता, उसके भाव क्लियर नहीं होते, तो वो चीज़ें हमें पकड़ में आती है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड लिखा है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताएं कि कभी भी किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द हमेशा नाउन के फॉर्म में होना चाहिए, या तो नाउन या तो प्रोनाउन या नाउन का फॉर्म होना चाहिए, नाउन का रूप होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं लिखा जा रहा है और उस प्रेपोजिशन के बाद
अगर आप कोई वर्ड देते हैं तो वर्ड आपका नाउन का रूप होना चाहिए, दूसरा कोई रूप नहीं होना चाहिए। अब नाउन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, देखिए दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, यहाँ तक बिल्कुल सही है। फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन इन के बाद नीडेड शब्द लिखा हुआ है। नीडेड आपका वर्ब का फॉर्म है, अब यहाँ हम कह लें पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, तो ये गलत है। यहाँ पे नाउन का फॉर्म होना चाहिए और नाउन के फॉर्म में हमें नीड लिखना होगा, नीडेड की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउन के फॉर्म में नीड लिखना होगा, नीडेड की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा किसी नाउन को कैरी करता है, नाउन को रखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें नाउन चाहिए तो नाउन नीडेड नहीं है, नीडेड गलत है, यहाँ पे नीड होना चाहिए। नीड का हिंदी अर्थ होता है ज़रूरत। नीड वर्ब का फॉर्म भी है, नाउन का फॉर्म भी है, तो हमें यहाँ नाउन के फॉर्म में नीड रखना होगा, तब जाके सही होगा। किस सेक्शन में है? बी सेक्शन में। आंसर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये CDS 2022 का फर्स्ट पेपर है और उसके 10 क्वेश्चंस जो कॉमन एरर के हैं उन्हीं पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा है इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यहाँ से ए ऑप्शन ये बना रखा है, ये पूरा बी ऑप्शन है। आई वुड abolish all examination। ये आपका सी सेक्शन है और लास्ट में नो एरर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित है और कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ की क्लॉज जब किसी एग्जिस्टेंस की बात करती है तो वहाँ बी वर्ब का यूज होता है और इसको अनफुलफिल्ड डिजायर के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर वह होता है जिसमें बातें काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती और वह अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने वाली होती हैं। कह रहा है कि यदि मैं प्रधानाचार्य होता इस विद्यालय का, आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन को रद्द कर देता, ख़त्म कर देता। होता की बात कर रहा है तो प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस के रूप में दिखा रहा है, नाउन है, तो फिर यहाँ पे एम का प्रयोग गलत होगा, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में जब भी एग्जिस्टेंस की बात की जाती है तो बी फॉर्म की वर्ब होनी चाहिए, उस बी फॉर्म में वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तभी उस एग्जिस्टिंग पोजीशन को दिखाता है। और वो पास्ट इवेंट्स होता है जो उनकी एक स्पेशल डिजायर होती है जो पूरी नहीं हो पाती है, तो उस स्पेशल डिजायर को पूरा करने के लिए वो अपनी इच्छाएं भी रखते हैं परंतु अधूरी होती है और उसको जब बताते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट वो बोलते हैं। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म होगा इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। इसका पार्ट में जो ए है वो ए सेक्शन में गलती है, एम नहीं वर होना चाहिए और इसका हिंदी मीनिंग होगा होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं बोर्ड पर और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, My mother is thinking that I should ये बी सेगमेंट है, ए सेगमेंट है और लास्ट स्टॉप ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। ये आपका सी सेगमेंट है, लास्ट में नो एरर डी है। अब आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ये टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है
इसमें लिखा है माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। इसका एक पार्ट है माई मदर इज थिंकिंग, जिसमें थिंकिंग वर्ब पे हम लोग बात करेंगे। एक्शन के दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। एक एक्शन वो होता है जो अपने होते कार्य को बता सकता है, दिखा सकता है, जो विजिबल होता है, जैसे रनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लाफिंग है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो परसेप्शन बेस्ड होते हैं। परसेप्शन बेस्ड का मतलब ये होता है जो केवल फीलिंग में होते हैं, केवल मन में होते हैं, अनुभूति की जाने वाली होती हैं। परसेप्टिबल, स्टैटिव और मेंटल एक्शन के नाम से उसे जानते हैं। तो ऐसे एक्शंस को प्रोग्रेसिव फॉर्म में या कंटिन्यूस एक्शन में नहीं दिखा जा सकता है, क्योंकि उसका प्रोग्रेसिव फॉर्म बन ही नहीं पाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं थिंकिंग पर ही, तो थिंकिंग का मतलब सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ का मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन बिफोर दैट पर्सन, व्यक्ति के सामने वो कार्य चल रहा हो। जैसे ही इज रनिंग, दौड़ रहा है, दिख रहा है। ही इज राइटिंग, ही इज स्पीकिंग, ही इज लाफिंग, है ना, ही इज गोइंग। लेकिन ही इज थिंकिंग, ही इज वांटिंग, ही इज विशिंग, ये क्लियर नहीं होता, इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म अस्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है। तो जब इस तरह के वर्ब थिंकिंग, विशिंग, वांटिंग आते हैं तो इन्हें केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी स्टैटिक मोड में ही रखना होता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म में ये कभी यूज में नहीं आते। जब भी मेन एक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसका वो फंक्शन बन नहीं पाता है। तो जब बन नहीं पाता तो फिर उन्हें फर्स्ट फॉर्म में लिखिए, सेकंड फॉर्म में लिखिए, थर्ड फॉर्म में लिखिए, बट कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में मत लिखिए, वो गलत हो जाता है। हाँ, बोल चाल में आप बोलते हैं, जो आपका डायलेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, या एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, आदमी बोल लेता है, बोलिए, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो केवल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करता है। लेकिन जब ग्रामेटिकल पार्ट पे आते हैं, उस ग्रामर के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ पे इन बातों का ख्याल रखना होता है कि एक्शन की वो फॉर्म्स जो विजिबल होते हैं, दिख सकते हैं, जिनमें प्रोग्रेशन समझ में आ रहा हो, उन्हीं को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जिसमें केवल परसेप्टिबल हो, केवल महसूस की जाने वाली हो, मन में भाव हो, उनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं दिख रहा हो, तो फिर ये नहीं लिखा जाता, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता मुख्य क्रिया के रूप में। तब उन्हें केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लिखा। यही बात यहाँ भी बोल रहा है कि माई मदर इज थिंकिंग, मेरी माँ सोच रही है कि मुझे ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये ड्रिंकिंग जो देख रहे हैं ना, ये जिरंड का फॉर्म है, नाउन का फॉर्म है। लेकिन ये थिंकिंग देख रहे हैं ना, एक्शन के फॉर्म में दिखा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो इज थिंकिंग दोनों को एक साथ हटाएंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज में नहीं आएगा। इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म होगा थिंक्स। मेरी माँ सोचती है, विचार करती है, ये कहना उपयुक्त है। सोच रही है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और सेक्शन फिर कौन मिलना, ए, गलती ए में होगा। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, करेक्ट होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है और चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे हैं। हमने बताया एक्शन के दो रूप, एक प्रोग्रेशन के रूप में, एक नॉन प्रोग्रेशन के रूप में। तो जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होती हैं उनको तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म होती हैं उनको नहीं लिख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ बताया, जैसे थिंकिंग है, वांट है, विश है, बिलीव है ना। ये कंटिन्यूस टेंस जब पढ़ेंगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसी में पहले ही पार्ट में समझा दिया गया होता है। परसेप्शन जिसको कहते हैं, अनुभूत किए। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। उन्हें कभी मुख्य क्रिया के रूप में आईएनजी फॉर्म में मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ बोर्ड पे और समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स,
द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम in the class today. ये अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। ये हैव वर्ब देख रहे हैं ना, पोजीशन की बात करता है, और पोजीशन के रूप में जब नाउन आता है तो उनके साथ आर्टिकल एन लगता है। एन लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिखा है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, कोई गलती नहीं है। इन द क्लास टुडे है ना। आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आर्टिकल पे आधारित है। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। इन द क्लास नहीं होता, इन क्लास होगा, इन क्लास टुडे। यहाँ से द आर्टिकल को हटाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो द का यूज तब किसी नाउन के साथ करते हैं जब वो एक स्पेशल टर्म्स में आता हो। अगर कॉमन वे में यूज हो रहा है तो फिर द का यूज नहीं करते। एक बात और यहाँ पे है, आप लोग जानते भी होंगे कि आर्टिकल द किन्हीं प्लेस के नाम के साथ तब तक न करिए जब तक उसका प्रयोग उसके बनाए स्थान के उद्देश्य के विपरीत हो। यानी कहने का मतलब ये है कि उस स्थान का प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जाए जिसके लिए वो बना हुआ है, तो फिर वहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल मरीजों के इलाज के लिए, तो फिर ऐसे स्थिति में वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब डिफरेंट पर्पज हो जाता है तो उनके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है, आर्टिकल द को रखा जाता है। क्लास की बात कर रहा है कि स्टूडेंट्स के पास अच्छा समय है ना, आज की क्लास में। तो आज के क्लास में एक विशेष उद्देश्य की बात कर रहा है और उसी पर्पज को बता रहा है जो पर्पज के लिए क्लासरूम बना होता है। पर्पज डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे सेंस में यहाँ से द का प्रयोग हटेगा, केवल पढ़ा जाएगा इन क्लास टुडे। इन द क्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो सेक्शन है सी है, आंसर भी सी होगा क्योंकि एरर सी सेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा और उसी के अनुसार डिसीजन लीजिएगा। और ये मत सोचिए कि क्लास के साथ द नहीं लगता, क्लास के साथ द लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन पर्पज डिफरेंट होता है। तब क्लास का प्रयोग किसी स्टडी के अलावा किसी अन्य एक्टिविटीज़ के लिए किया जाए, है ना, तो वहाँ पे द लगाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसी पर्पज के लिए बनाए, जिस पर्पज के लिए बना हुआ है, स्टडी के लिए बना हुआ है, डिस्कशन के लिए, तो फिर वहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं रखता हूँ बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, more than 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March 15th। अब यहाँ पे ये एक सेगमेंट है, यहाँ पर ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे ये एक सेगमेंट है, ए बी सी, 3 सेक्शन है और तीनों को देखें और क्वेश्चंस का आंसर बताएं। मोर देन 30 लाख पीपल की बात कर रहा है। मोर देन 30 लाख पीपल का मतलब ये प्लरल नंबर है, प्लरल नंबर का सब्जेक्ट्स है।
और प्लरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका प्लरल फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई गलती यहाँ नहीं है। इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 लिखा हुआ है। इनोक्यूलेटेड का मतलब वैक्सीनेटेड की बात करता है। ऑन मार्च 15 15 मार्च की बात कर रहा है। प्रेपोजिशन भी बिल्कुल सही है। वर्ब के फॉर्म के साथ में ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है जो पैसिव वॉइस का रूप दे रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यदि हम बात करें तो कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट्स के अनुसार वर्ब का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। प्रेपोजिशन का प्रयोग यहाँ बिल्कुल सही है। जब सब कुछ सही है तो सेंटेंस का आंसर होगा नो एरर डी। अब इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात यहाँ आप लोगों को फिर बताएंगे, अगर यहीं पे मोर देन 1 के बाद कोई नाउन सिंगुलर नंबर में होता है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 के बाद कोई नाउन सिंगुलर में होता है तो वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 1 के बाद नाउन क्या है, प्लरल फॉर्म में दिया है तो वर्ब का नंबर प्लरल होगा। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के सेक्शन में बताया जाता है। या फिर सेकंड पॉइंट होता है कि मोर के बाद नाउन आपका प्लरल नंबर में है, फिर देन 1 लिखा है, तो फिर वर्ब का नंबर भी यहाँ पे प्लरल ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोर देन 1 के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे नाउन प्लरल फॉर्म में लिखा है तो वर्ब का नंबर प्लरल है, कोई गलती नहीं है। पैसिव वॉइस में लिखा है, यहाँ भी सही है, कोई गलती नहीं है। डे नेम और डेट नेम, दिन और तारीख का नाम जब लिखा जाता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज होता है, तो यहाँ भी ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अतः क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ग्रामेटिकल पार्ट के रूप में बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर, LIC was found on September 1st, 1956 via the Life Insurance Corporation Act। ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस का आंसर फाइंड आउट करना है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, ये आपका सी सेक्शन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप लोग देखें और इस पर विचार करें। जो बातें आपको पूर्व में बताई जा रही है उसको भी आपको ध्यान देना है, उसे भूलना नहीं है। डे नेम और डेट नेम के साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज होता है, बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई गलती नहीं है। वाया का मतलब थ्रू होता है, के माध्यम से। वाया थ्रू का सेंस देता है, प्रेपोजिशन का रूप होता है, और के माध्यम से। द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के माध्यम से क्या किया था, LIC को स्थापित किया गया था। क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, LIC की स्थापना की गई थी, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पे एरर कहाँ है, सेक्शन ए में एरर है, फाउंड शब्द गलत है, फाउंड शब्द नहीं होना चाहिए। अब क्यों गलत हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। फाइंड का मतलब होता है पाना, ढूंढना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फाउंड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अब इसी में फाउंड वर्ड भी होता है। फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश, स्थापित करना, है ना, स्थापित करना। इसका जो
सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फाउंडेड। क्या होता है? फाउंडेड। तो यहाँ स्थापना की गई है, तो स्थापना करने के सेंस में हमें फाउंडेड लिखना है, फाउंड नहीं लिखना है। फाउंड तो पाना ढूंढना के सेंस में है, तो फिर ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा? फाउंडेड होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? ए। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमें सीखना है और समझना है। ये वर्ब के फॉर्म्स भी हमको देखना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो बना हुआ है, लेकिन वर्ब का रिप्लेसमेंट है, और रिप्लेसमेंट में एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इसको हम सबको जानना जरूरी होता है। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर तेज़ी से पढ़ेंगे झटके में वो चीज़ें स्लिप कर जाती हैं। उन स्लिपेज से बचने के लिए ध्यान से पढ़ा जाए और उनकी बातों को समझा जाए तो आंसर मिलना तय होता है। इसलिए ये चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में ना पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए। फाउंड की जगह पे फाउंडेड लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रख रहे हैं और अब इसका जवाब बताएं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फुल मेनी अ फ्लावर आर born tubulous unseen। फिर लिखा है नो एरर। डी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और यहाँ तक ये पूरा सी है। अब आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है। ये भी टाइम एंड टेंस का ही पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का हमें सॉल्यूशन बनाना है। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री करना है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को अग्री करना है। यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि मेनी के साथ कोई काउंटेबल नाउन होता है और नाउन का नंबर प्लरल होता है, ठीक है? तो वर्ब का फॉर्म भी प्लरल होता है। फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। लेकिन जब बात आती है मेनी अ अथवा एन के साथ कोई आप नाउन लिखते हैं तो ये नाउन का नंबर सिंगुलर होता है और वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है? और फिर अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। मेनी के साथ ए एन भी आता है, इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। मेनी ए एन का जब मीनिंग होता है उसमें कई लोगों में से कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, है ना? अनेक फूलों में से कोई एक फूल, है ना? यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है। मीनिंग अनेकों की बात करता है, असंख्य की बात करता है और इसके साथ नाउन प्लरल फॉर्म में जुड़ता है डायरेक्ट, जब ए एन नहीं है तो अब उसके अनुसार देखा जाए, जो लास्ट मैंने ये बताया थ्योरी आपको, इस थ्योरी के अनुसार देखें तो मेनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर, नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब प्लरल फॉर्म में लिखा है और ये प्लरल फॉर्म गलत है, यहाँ पे इज का यूज होगा और आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखें। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, टफ नहीं है, इजी है और हम लोग इसको आसानी से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं होती। तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ते जाना है, सीखते जाना है और अपने दिमाग में दिस इज़ कॉल्ड अ रिजर्वेयर। ये जो माइंड है ना, जस्ट लाइक एन अ रिजर्वेयर। रिजर्वेयर का मतलब एक कह लीजिए ऐसा घर होता है, स्टोर रूम कह लीजिए, स्टोर रूम है, इसमें सब स्टोर करना है। स्टोर करिए और जैसे ज़रूरत पड़ती है वन बाय वन उन चीज़ों को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है और उससे फिर उसका यूज कर डालना है।
और ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपके जो जनरल नॉलेज होता है उस लैंग्वेज को लेकर के, उसी जनरल नॉलेज का एक टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए घबरा करके कोई बात न सोचिए, न करिएगा, बहुत ही ईजी वे में चलिए, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ये सेक्शन ए का पार्ट है, ये आपका पूरा सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है। ये है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को बनाना है। ध्यान से देखें तो आंसर मिल जाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, इसका जो चैप्टर है वो है प्रोनाउन और प्रोनाउन चैप्टर से लिया गया है। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई बॉयज। जब भी ऑफ से नाउन जोड़ा जाता है तो ऑफ के बाद प्लरल नाउन होता है, ऑफ के पहले का वर्ड सिंगुलर प्लरल कोई भी हो सकता है और वो मेन सब्जेक्ट होता है। कौन? ऑफ का जो पहला शब्द होता है, पूर्ववर्ती शब्द होता है, एंटीसीडेंट्स जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। ये अब इसके अनुसार हम वर्ब को भी रखते हैं या इसके अनुसार अन्य बदलाव भी करते हैं। जो प्रोनाउन का बदलाव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, पॉजिटिव प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव का, जो भी बदलाव हम करते हैं उसके अनुसार करते हैं। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। उनके अध्ययन में, लड़कों में से प्रत्येक का, उनके अध्ययन में, तो लड़कों में से प्रत्येक का। जब ये बात आ गई तो आप लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं और इनका नंबर सिंगुलर होता है। इनके लिए जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव उनके लिए हिज का प्रयोग करेंगे, जेंडर के अनुसार, या तो हर का यूज करेंगे। अब यहाँ बॉयज़ लिखा है तो बॉयज़ फेमिनिन जेंडर तो है नहीं, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर नंबर में हम हिज का यूज करेंगे, हर का यूज नहीं होगा। यहाँ दियर लिखा है, दियर प्लरल फॉर्म है और प्लरल फॉर्म बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए गए हैं, सिंगुलर नंबर में इनका प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर नंबर में एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो वजह से एडजेक्टिव को भी हम सिंगुलर नंबर में ही लिखेंगे, तब यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा। और ये सी सेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, अतः इसका आंसर बनेगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। जो गलती थी यहाँ के ऑब्जेक्टिव केस वाले पार्ट में ही है कि अपने लड़कों में से प्रत्येक की मैं उनकी अध्ययन में, मैं उनकी पढ़ाई में मदद करूँगा, है ना। तो यहाँ पे उनकी पढ़ाई है तो लड़कों के अनुसार उनके शब्द के लिए हम हिज का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि मोस्ट हार्ट अटैक्स inward discomfort in the center or left side of the chest।
नो एरर। ये पूरा सेगमेंट ए सेक्शन का है, ये पूरा सेगमेंट आपका बी सेक्शन का है, और ये पूरा सेगमेंट आपका सी सेक्शन का है। अब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये भी आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप लोग बताएं क्या होगा। अगर हम इनकी पूरी एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में आप लोगों को बताएं कि मोस्ट एक साधारण एडजेक्टिव है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का भी रूप होता है जो मेनी और मच का सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट। तो यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री के रूप में है। और इस मोस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अधिकांश। ठीक है, तो जब साधारण रूप में कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं दिया जाता है। ठीक है, डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे सम, एनी, मेनी, ये सब साधारण एडजेक्टिव हैं, तो कोई आर्टिकल हम लोग उस पर उसके पहले या उसके साथ में नहीं देते। मोस्ट भी एक साधारण एडजेक्टिव है तो इनके साथ में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो द का भाव चलता है, द लगाते हैं तो द मोस्ट होता है, नहीं, उसको नहीं लिखना है। ये साधारण एडजेक्टिव। द मोस्ट तब होगा जब सुपरलेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव को बनाएंगे जिनका EST जोड़ने पर न बनता हो, जैसे ब्यूटीफुल है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से मोस्ट आ रहा है, और मोस्ट के साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें क्योंकि ये डिटर्मिनर का रूप है। हिंदी मीनिंग होता है अधिकांश। मोस्ट के साथ जब नाउन जोड़ेंगे तो ये काउंटेबल नाउन को प्लरल नंबर में रखता है, और अनकाउंटेबल नाउन लेता है तो अनकाउंटेबल नाउन का नंबर सिंगुलर होता है, सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की बात नहीं। तो मोस्ट के साथ ये चीज़ें आती हैं। देखिए लिखा है मोस्ट हार्ट अटैक्स, बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, अटैक्स आपका प्लरल है। अधिकांश जो हृदयाघात होता है ना, इन्वॉल्व शामिल करता है डिस्कम्फोर्ट, तकलीफ को। इन द सेंटर, कहाँ, केंद्र में, और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, सीने के बाईं तरफ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक बात अब आगे कॉन्सेप्ट के अनुसार कि और का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो और के पहले जिस तरह का वर्ड है ना, और के बाद भी होना चाहिए। द सेंटर तो द लेफ्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी जाकर इसका सही इन्फ्रेंस निकलेगा। यहाँ पे द लगा है तो यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है तो मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर हमें लिखना पड़ेगा द, और तब जाके सही होगा। अतः यहाँ पे द नहीं लिखा है तो गलत है, और उस गलती को सुधारेंगे द लिख करके। अतः आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, इन द सेंटर और द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, स्कूलों में जो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं उसमें भी हम कुछ उनका उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऑफ के बाद जब द लगा है तो ऑफ के पहले वाले में भी द लगता है, ऐसा भी बताया जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। उसी तरह से ऑफ के पहले भी द तो बाद में भी द लगा है, तो यहाँ पे द नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और के पहले जिस फॉर्म का वर्ड है उसी फॉर्म का वर्ड और के बाद होना चाहिए। यहाँ पे द के साथ जुड़ा हुआ तो यहाँ भी द के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जाके करेक्ट होगा, नहीं तो करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द नहीं था, हम लोगों ने द लगाया, और वहाँ पे आंसर बताया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स are restricted to a few hundred kilometers
यहाँ पर ये पूरा सेगमेंट ए है और यहाँ से लेकर ये पूरा जो लिखा हुआ है ये बी है और ये लास्ट आपका सी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, इसको मैंने आप लोगों को बताया है। इसे देख लीजिए और देख करके समझ करके बताइए और ध्यान रखिएगा जो जो थ्योरीज या जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उसका ख्याल रखिएगा। रेपुटेशन होता थ्योरीज का, कॉन्सेप्ट का, क्योंकि बहुत बड़ा पेचीदा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको भूलने की स्थिति बनती है। तो इनको याद ज़रूर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आने वाले क्वेश्चन में आगे अगर इस तरह का मिलता है तो निश्चित रूप से वो सही हो, गलत ना हो। दूसरी बात है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो दूसरों तक भी पहुंचवाइए, दूसरों तक भी ले जाइए, क्योंकि ये जितना प्रसारित होगा, जितना बटेगा, उतना ही आनंददायक होगा। तो मैक्सिमम तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है, इसका ध्यान रखिएगा। मोस्ट फूड पार्क, अभी बताया गया मोस्ट का प्रयोग ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। मोस्ट का मतलब अधिकांश। काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लरल होगा, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर होगा। मोस्ट अधिकांश है, पार्क आपका काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन है तो फिर ये सिंगुलर क्यों लिखा, गलत है। तो यहाँ पे ये गलती मिल गई हमको। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड, है ना, नाउन प्लरल है, सब्जेक्ट्स प्लरल है तो वर्ब का नंबर भी प्लरल है, पैसिव वॉइस में है, यहाँ भी कोई गलती नहीं। अ फ्यू 100 किलोमीटर्स, अ फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, प्लरल नंबर में होता है, तो इनके साथ में नाउन प्लरल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो पूरी एनालिसिस करने पर हमको पता चला कि यहाँ मोस्ट के बाद पार्क बिल्कुल सिंगुलर लिखा है, यही गलती है। अब इसको क्या लिखना चाहिए था, पार्क्स, तो जाके सही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ए। और इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और रिलेटेड जो भी बातें थी हमने आपको एक्सप्लेन करके समझाया भी, आप लोग तक पहुंचाया भी। ध्यान रहे दूसरों तक भी पहुंचाना है, अतः लाइक शेयर बनता है और इतना बस आप लोग करते जाइए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर कल मिलता हूं अगले वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड थैंक यू।